सूडो फोर्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था और उसी के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस हम लोग और आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो F इक्वल टू ma यानी कि न्यूटन्स लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है, हमको गलत आंसर मिलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको आंसर नॉन इनर्शियल से भी सही मिले, वहां से भी हम न्यूटन्स लॉज अप्लाई कर पाए, तो हमको एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करना होगा विच इज कॉल्ड सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक तरह का करेक्शन है जिसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, एफबीडी के ऊपर। अब ध्यान से समझना कि करेक्शन जो है कितना लगेगा, तो एम ए नॉट का फोर्स है, ए नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, और बॉडी के एफबीडी में शो होगा। तो सूडो फोर्स जो है वो करेक्शन है, वो एक तरह का नॉन रियल फोर्स है, रियल फोर्स नहीं है, ठीक है ना। मतलब हम लोग सूडो फोर्स के लिए कभी भी एक्शन रिएक्शन की बात नहीं करेंगे कि एक्शन है तो रिएक्शन कहाँ होगा, क्योंकि सूडो फोर्स रियल फोर्स है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद दो स्पेशल केस हम लोगों ने और देखे थे। दो स्पेशल केस ये थे कि अगर कभी कोई ऐसा केस आ जाए कि क्वेश्चन लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड है या एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड है, तो क्या है ना कि ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ज्यादा कैलकुलेशन में ना पढ़ते हुए, हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वही सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें ग्राउंड पे मिलता तो तुम आंसर क्या लिखते। तो अगर ये जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने किया कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड पे होता तो हम लोग इसका डाउन द इंक्लाइन एक्सीलरेशन क्या लिखते, जी साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये एक तरह का शॉर्टकट हो गया। तो हमें क्या करना है, जी को रिप्लेस कर देना है जी इफेक्टिव से। तो अब आंसर हो जाएगा जी प्लस ए नॉट साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन। तो एक्सीलरेशन मिल गया, एक्सीलरेशन मिल गया, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमें टाइम मिल जाएगा। लिफ्ट के केस में स्पेशली हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिफ्ट वाले ही थोड़े से करते हैं और देखना जरा ध्यान से। मान लेते हैं अगेन लिफ्ट है और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और इस लिफ्ट के अंदर एक एटवुड मशीन है। ये मास सपोज 2 kg है, ये मास सपोज 3 kg है। 2 kg एंड 3 kg। ठीक है, ये वाली जो है ये स्ट्रिंग ए है और हमें इसमें क्या निकालना है, तो हमें इसमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में एक्सीलरेशंस ऑफ बोथ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमें सेकेंड पार्ट में निकालना है टेंशन इन स्ट्रिंग ए कनेक्टिंग पुली विथ सीलिंग ऑफ एलिवेटर। टेंशन स्ट्रिंग ए में निकालना है और इन दोनों का एक्सीलरेशन निकालना है। ध्यान से देखना क्वेश्चन में कहां से निकालना है, लेकिन ये एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ट्राई करोगे क्या, पहले करो ट्राई। देखो इसमें सबसे पहले तो देखो एटवुड मशीन हम लोगों ने कर रखी है, बट बस फर्क इतना पड़ा है कि अब ये एटवुड मशीन एक एक्सीलरेटिंग लिफ्ट के अंदर है। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्टली जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले जी इफेक्टिव निकाल लो कितना होगा। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू इस केस में क्या, जी माइनस ए नॉट होगी, तो ये वैल्यू आएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए नॉट मैं बोल रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। इसके बाद देखो जी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट यूज करने का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करने वाले हैं, हम ये क्वेश्चन लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बताओ कि जब हम लिफ्ट के अंदर बैठेंगे तो ये 3 kg नीचे की तरफ और 2 kg ऊपर की तरफ नजर आएगा।
लेकिन इन दोनों का एक्सीलरेशन जो सेम नजर आएगा ये इसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा, ये समझना ध्यान से। ग्राउंड से देखने पे 2 kg 3 kg के एक्सीलरेशन अलग अलग होंगे, लेकिन लिफ्ट के अंदर 3 kg यस सर। जितना नीचे आएगा 2 kg उतना ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो मैंने ए लिखा हुआ है ये ए किसके रिस्पेक्ट में है, ये लिफ्ट के विद रिस्पेक्ट में है। रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सर। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर हम ए निकालें तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ए की वैल्यू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ग्राउंड पे होते तो g लिखते, लिफ्ट के अंदर है तो क्या लिख दोगे, g इफेक्टिव। बस इतना सा चेंज करना है। तो ये आ जाएगा 3 - 2 अपॉन 3 + 2 और इंटू 8। तो ये वैल्यू आएगी 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले ये बताओ, इसके साथ ही साथ अगर हम t निकालें तो t की वैल्यू होगी 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये होगा 2m1 जी नहीं जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव टू प्लीज। एम वन एम टू अपॉन m1 प्लस m2 और जी इफेक्टिव का मतलब हो गया 8। तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, 96 आएगा क्या, 96 अपॉन 5 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि ए में तो टेंशन हमको पहले ही मिल गया, तो ए वाली स्ट्रिंग का टेंशन 2t होगा। तो 96 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा ये 192 अपॉन 5 न्यूटन। अब देखो टेंशन जो हमने निकाला है ये हालांकि निकाला हमने लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, समझना ध्यान से, लेकिन टेंशन क्योंकि रियल फोर्स है तो रियल फोर्स तुम कहीं से भी निकालो, लिफ्ट से निकालो या ग्राउंड से निकालो सेम ही आएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोलो या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो सेम ही आएगी। इसलिए क्वेश्चन में भी उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि टेंशन हमें नहीं बताना है, तो ये थोड़े ना बताएगा कि लिफ्ट से निकालो, कहीं से भी निकालो रियल फोर्स है सेम आएगा। तो एक आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल गया। अब जरा ये बताओ कि जो ये 2 kg है, या पहले 3 kg के लिए बताओ, 3 kg का एक्सीलरेशन ग्राउंड से क्या होगा बताओगे। लिफ्ट के अंदर ध्यान से सोचना, लिफ्ट के अंदर वो ए से नीचे आ रहा है सर और लिफ्ट 3/5 ए नॉट से नीचे से आ रही है, मतलब लिफ्ट के अंदर वो ए से नीचे आ रहा है और लिफ्ट भी ए नॉट से नीचे आ रही है। तो ग्राउंड से उसका एक्सीलरेशन मतलब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि रिवर की डायरेक्शन में वो वी से चल रहा है और रिवर भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ग्राउंड से उसका वेलोसिटी क्या आएगा, a+2 a+2 a+a0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8/5 + 2। तो ये कितना बनेगा, ये आ जाएगा 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। इसी तरह से 2 kg का बताओ, 2 kg का ग्राउंड से क्या आएगा। अब 2 kg जो है वो ए नॉट से लिफ्ट नीचे जा रही है और वो ए से ऊपर जा रहा है, तो अब इसमें पता करना पड़ेगा कि ए बड़ा है कि ए नॉट बड़ा है, तो कौन बड़ा है, a0 ए नॉट बड़ा है। इसका मतलब ये भी नीचे ही जाएगा और कितने एक्सेलरेशन से, ए नॉट माइनस ए से, तो 2 - 8/5, तो ये आएगा 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। बताइए क्लियर है या नहीं क्वेश्चन ये, बोलो। क्लियर है या नहीं बताओ। ठीक है और देखो, सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, जब आपने a+a0
निकाला है। ए नॉट कहाँ से है? लिफ्ट से है। ए नॉट किसका एक्सीलरेशन है? सर ए नॉट लिफ्ट का है। ए नॉट लिफ्ट का एक्सीलरेशन है। और ए यस सर। एक्सीलरेशन ब्लॉक का किसके रिस्पेक्ट में है? सर ब्लॉक ग्राउंड का के लिफ्ट रिस्पेक्ट के में। रिस्पेक्ट में। ए ग्राउंड ग्राउंड। ए किसके रिस्पेक्ट में है? ए तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है ना। स्मॉल ए की बात हो रही है। स्मॉल ए जो हम लोगों ने निकाला है सबसे पहले, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला है? मतलब सर जो इफेक्टिव हमने निकाला है, जो जी इफेक्टिव, वो भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है, हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये लिफ्ट के रिस्पेक्ट का ही कैलकुलेशन है। ये पूरा की पूरी कहानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बैठ के देखने पे ही दोनों के एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम नजर आएगा। 3 kg कितना नीचे आ रहा है, 2 kg उतना ही ऊपर जा रहा है। ये बात हम सिर्फ लिफ्ट के अंदर बैठ के बोल पाएंगे, ग्राउंड से नहीं ये बात बोल सकते हैं। अब ये जो एक्सीलरेशन है ये लिफ्ट से है, और लिफ्ट भी A2 से नीचे जा रही है, तो जब ग्राउंड से देखेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहा है और लिफ्ट नीचे जा रही है, तो ग्राउंड में जब दोनों ऐड करेंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने में इस बात का ध्यान रखा है कि बड़े में से छोटा हटाया है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देख लो। सर समझ में नहीं आया, क्योंकि जब आप क्या करते हैं ना कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कोई वेलोसिटी होती है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं, तो मतलब वो दूसरे तरीके से लिखते हैं। तुम्हें जिस तरीके से लिखना है उस तरह से लिख के मुझे दिखा दो, मैं बता दूंगा तुमने कौन से स्टेप में गड़बड़ किया है। तरीका तो एक ही है ना, जो रिलेटिव मोशन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। अब तुम चाहते हो कि मैं हर क्वेश्चन में वो पूरे स्टेप्स लिखूं, तो मैं यही चाहता हूँ थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा तेज बनो, थोड़ा सा कुछ स्टेप्स छोड़ नहीं सके, नहीं तो हर क्वेश्चन में फिर 5 घंटे लगेंगे और 5 की बजाय एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। फिर एक्सीलरेशन ऑफ 3 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड is equal to acceleration of 3 kg with respect to lift plus acceleration of lift with respect to ground। ये इक्वेशन में कोई डाउट है तो बताओ। इस इक्वेशन में कोई डाउट है? ये जो इक्वेशन लिखी है, अब 3 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है? तो 3 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है माइनस ए जे कैप, प्लस लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? तो लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी माइनस ए नॉट जे कैप है। तो जब ये माइनस ए जे कैप माइनस ए नॉट जे कैप, तो ये माइनस ऑफ ए प्लस ए नॉट जे कैप हो जाएगा। इसी तरह से 2 kg के लिए लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना है? 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है प्लस ए जे कैप, देखो ध्यान से ऊपर की तरफ है। और लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? तो लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए नॉट जे कैप है। तो ग्राउंड से देखने पे क्या होगा? तो ग्राउंड से माइनस ऑफ ए नॉट माइनस ए जे कैप हो जाएगा। यही लिखा मैंने। बताओ अभी क्लियर है? हाँ ठीक है सर। सर मतलब जैसे लिफ्ट के अंदर कोई भी सपोज दैट एक बोल्ट है, और वो उसकी जो वेलोसिटी होगी, और लिफ्ट जिस वेलोसिटी से नीचे आ रही है और बोल्ट भी नीचे गिर रहा है, तो उन दोनों की वेलोसिटी भी ऐड हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड में जाएंगे तब की बात अलग है। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोल्ट रेड से गिरेगा तो जीरो ही रहेगी। लेकिन सर जब ग्राउंड में जाएंगे तो उसमें लिफ्ट की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी ना। हाँ, वेलोसिटी निकालने के लिए तो ठीक है ऐड हो ही जाएगी। ठीक है सर ठीक है। सपोज ये 3 kg ब्लॉक है, ये 6 kg ब्लॉक है, ठीक है, और ये 12 kg ब्लॉक है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी, एक्सीलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
थोड़ा इस पे 2 मिनट सोचो, तब बताते हैं। देखो चलो खैर बता रहा हूँ। देखो इस केस में सबसे पहली बात तो तुमको जितनी विजुलाइज कर सकते हो वो ये कि इन तीनों का एक्सीलरेशन अलग अलग आएगा, पहली चीज। तो तुम कहोगे सर वो तो पूछा ही हुआ है अलग अलग, तो अलग अलग ही होगा, तभी ऐसे लिखा हुआ है। इन तीनों का एक्सीलरेशन अलग आएगा, क्योंकि क्या होगा ना, ये दोनों तो अप डाउन मूव कर ही सकते हैं, और ये पुली भी नीचे मूव करेगी, और ये भी आगे जाएगा। तो क्या होगा कि एक्सीलरेशन में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा, अलग अलग एक्सीलरेशन ही आएगा। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या है, तो मैं इसके 2 तरीके बताता हूँ। देखो एक मेथड तो जो सबसे सीधा मेथड है, जो ज़्यादातर जगह लोग इसी से सॉल्व करते हैं, बट थोड़ा सा लेंदी होता है, समझना आसान होता है बट लेंदी होता है। तो मान लो अगर हम यहाँ पे टेंशन टी ले लें, ध्यान से देखना, तो क्या यहाँ टेंशन 2t होगा और यहाँ भी 2t होगा? बताना यहाँ तक कोई डाउट है तो। ये सही होगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि तीनों के एक्सीलरेशन एज्यूम कर लेता हूँ। एक्सीलरेशन ऑफ ए एज्यूम कर लेते हैं राइट साइड में, एक्सीलरेशन ऑफ बी एज्यूम कर लेते हैं डाउनवर्ड, और एक्सीलरेशन ऑफ सी भी एज्यूम कर लेते हैं डाउनवर्ड। अब तुम कह सकते हो कि सर हो सकता है बी का डाउनवर्ड ना हो, तो हो सकता है तो निगेटिव आ जाएगा, एज्यूम कर लिया है। तो सबसे पहले तो क्या करो, तीनों के लिए एफबीडी बनाओ। तो बताओगे 12 केजी के लिए हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनाओगे? 12 केजी के लिए हॉरिजॉन्टल में क्या इक्वेशन बनाओगे? तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी 2t इक्वल टू 12 12a। ठीक है। इसी तरह से मुझे जरा बताओ कि 3 केजी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी वर्टिकल में? तो 30 minus t mg is minus equals t to is equal 3ab. to ma 3g माइनस टी इक्वल टू 3ab। ab और इसी तरह से 6 केजी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? 60 minus t माइनस टी इक्वल टू 6। 6ac। अब ध्यान से देखो, तो 4 अननोन है, इक्वेशन हमारे पास 3 ही आई हैं। तो एक इक्वेशन हम कंस्ट्रेंट की लगा सकते हैं, और कंस्ट्रेंट की इक्वेशन में रिलेशन हम ये वाली इक्वेशन से बना लेते हैं, समेशन टी आई डॉट ए आई इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, ए के ऊपर टेंशन और ए के ऊपर एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आएगा प्लस 2t इंटू ए ए। बी के ऊपर देखोगे तो टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसके लिखेंगे माइनस minus टी इंटू ए बी। और सी के ऊपर देखोगे तो टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, minus tac ए सी is equals to 0. इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2aa इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये इक्वेशन और आ रही है, इक्वेशन 4। ठीक है। बताओ पहले यहाँ तक, ये चारों इक्वेशंस बनाने में कोई डाउट है? No sir. तो मैं 2 मिनट देता हूँ, सॉल्व करके बताओ ए बी और ए सी क्या आएंगे। देखो इक्वेशंस ये वाली सॉल्व करी अगर तुमने, तो यहाँ से तुम्हें टी का वैल्यू 24 न्यूटन मिलेगा, ए का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, ए बी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा, और ए सी का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलेगा। ये आंसर हो गए आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। ठीक है ना। बस ये है कि बड़ा काम यही है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, क्यों भाई? ठीक है। अब आते हैं, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, मेथड 2 में। और मेथड 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, डायग्राम में फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, बाकी सब हटा दो। ठीक है। अब देखो सर इसमें अच्छा मैं क्या एक करता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है सर, एक कंफ्यूजन हो रहा है, ग्राउंड है किधर सर? ग्राउंड है किधर मतलब? मतलब ऐसा कि हवा में बात हो रही है, मतलब ये जो हवा पुली में क्यों बना बात है। हो रही है? यहीं यहाँ बैठ जाओ बगल में जगह लेके, यहाँ पे तो ग्राउंड हो गया। ये क्यों कंफ्यूजन है?
अरे टेबल है, टेबल से पुली लटक रही है और इधर ब्लॉक रखा हुआ है टेबल पे, तुम बाहर ग्राउंड पे खड़े हो, क्या प्रॉब्लम है? देखो सेकंड मेथड में क्या करो, एक तरीका क्या है, एक छोटा सा शॉर्टकट है, अगर तुम उसको याद रखोगे तो कई सारी कैलकुलेशन से कई जगह बच जाओगे। देखो ये वाली जो एटवुड मशीन है, ये हम लोगों ने सॉल्व की हुई है, बताओ। सिंपल जो एटवुड मशीन है M1 M2 की हुई है सॉल्व। तो ये बताओगे कि इस पॉइंट पे टेंशन 2T होता है, इस 2T की वैल्यू क्या होती है? इस 2T की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये आती है 4m1 4 m1 m2 g upon m1 plus m2। m1 प्लस m2। ठीक है, अब जरा तुम ये इमेजिन करो कि क्या किया गया है, इस पुली को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया है, मासलेस बॉक्स है, ठीक है, और तुमको नहीं पता कि बॉक्स के अंदर क्या है, तुम्हें केवल ये वाली स्ट्रिंग पकड़ा दी गई है कि इस बॉक्स को पकड़े रहो। अब जरा मुझे ध्यान से बताना कि सपोज अगर तुम स्ट्रिंग पकड़े हुए हो और तुमको फोर्स लगाना पड़ रहा है 100 न्यूटन का, उसको रेस्ट पे रखने के लिए, उस बॉक्स को रेस्ट पे रखने के लिए। बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, बॉक्स के अंदर तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या है, तो तुम तो यही सोचोगे ना कि अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है तो उस बॉक्स के अंदर 10 किलोग्राम का मास है। यस और नो? यस सर। अगर तुमको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ा तो तुम यही तो कहोगे कि उस बॉक्स के अंदर कितना वेट मास है, उसके अंदर 10 केजी का मास है, क्योंकि थिंकिंग तो यही है ना, 100 लगाना पड़ रहा है मतलब 10 होगा। तो सर लेकिन ऊपर तरह से, टेंशन भी तो होगा। अरे उसी टेंशन की वैल्यू की तो बात हो रही है, और कौन सा ऊपर टेंशन होगा, वही टेंशन तो तुम्हें लगाना पड़ रहा होगा, और कितने हाँ टेंशन सर। लगा दे रहे हो भाई। तो उसी तरह से अगर ये जो वैल्यू दी हुई है, तुम्हें इतना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रेस्ट पे रखने के लिए, तो इसमें से तुम जी हटा दो, तो ये जो बचा हुआ है ये इस सिस्टम का एक तरह से इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एटवुड मशीन। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एटवुड मशीन कितना आया, तो ये आएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जी हटा दिया मैंने इसमें से, इतनी बात याद रहेगी, बताओ। अब तुम देखो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अब तुम इमेजिन करो कि मैंने इस सिस्टम को एक बॉक्स में बंद कर दिया है, ठीक है, एक बॉक्स में बंद कर दिया है, तो इस बॉक्स का वेट कितना आएगा बताओगे, बोलो। इस बॉक्स का वेट हो जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस 9 m2, कितना आएगा, 8। 8 kg आएगा, आएगा। अब तुम ये बताओ कि तुमने ये वाला क्वेश्चन पहले किया हुआ है कि टेबल के नीचे 8 kg लटक रहा है और टेबल पे 12 kg रखा हुआ है, तो जितने एक्सीलरेशन से ये 12 kg आगे जाएगा, क्या बोल सकते हैं उतने ही एक्सीलरेशन से ये नीचे बॉक्स नीचे जाएगा। जाएगा? यस सर। बताओ। तो ए नॉट को तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, 8 इंटू जी अपॉन 8 प्लस 4 करके, बोलो, बताओ ये बात समझ में आई, ये वाला स्टेप या नहीं आया? ये कैसे लिखा है, बोलो। पुराना है, दिखाता हूँ मैं, कर तो रखा ही है। ये देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें एक्सेलरेशन क्या लिखा हुआ है देखो, mg अपॉन m प्लस m लिखा हुआ है, यस सर। इसका mg अपॉन m प्लस m, तो यही काम यहाँ पे करना है, बोलो। इसका मैंने mg लिया, इसका mg कितना हो गया 8g, और अपॉन m प्लस m, तो m प्लस m किया तो ये 20 हो गया, तो ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया आंसर, बोलो। अब देखो तुमको बॉक्स का एक्सीलरेशन मिल गया, अब मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें इस बॉक्स का एक्सीलरेशन मिल गया
तो अब ये हमारा पिछला क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे इमेजिन करो कि एक लिफ्ट है, समझना ध्यान से, और ये लिफ्ट जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। तो अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ जाएं, या मैं ऐसे बोलता हूँ कि पुली के सेंटर पे बैठ जाओ, तो पुली के सेंटर पे बैठोगे तो 3 kg ऊपर जाता हुआ और 6 kg नीचे जाता हुआ नजर आएगा। किसके रिस्पेक्ट में? इस पुली के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखना, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या विद रिस्पेक्ट टू पुली एक ही बात है। तो हम लिखेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू पुली। तो विद रिस्पेक्ट टू पुली जरा ए बताओगे कितना होगा? तो ए को हम लोग लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। जी नहीं इनटू बल्कि जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव। तो ये क्या आएगा? जी क्या इफेक्टिव, आएगा? यस 6 सर। माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 3, और जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 4। तो देखो कितना आएगा, ये 2 आएगा। बताओ। अब ये 2 आ गया जब, तो अब तुम डायरेक्टली बता सकते हो 6 kg का एक्सीलरेशन क्या होगा। 6 kg ए से नीचे जा रहा है और ये A लिफ्ट plus ए A नॉट, naught. तो ये हो जाएगा ए प्लस ए नॉट। तो ए प्लस ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई? तो ये हो गया 2 प्लस 4 यानी 6. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 3 kg का एक्सीलरेशन क्या आएगा? अब ये ए से ऊपर जा रहा है और ये ए नॉट से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ए नॉट बड़ा है। A naught minus A. ए नॉट माइनस ए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 मीटर पर 2 सेकेंड meter per स्क्वायर। second square. ये भी नीचे आया, ये भी नीचे आया, और ये राइट में आया। बस हो गया। बोलो। क्लियर है क्या किया है? ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट है बहुत इंपॉर्टेंट। तुम खुद ही देख सकते हो कितना टाइम कम हो गया करने का। मतलब कहने का ये है कि इसका एक्सीलरेशन तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं ओरली, केवल उसका निकालना है तो। हाँ 3 और 6 का निकालना है तो हमें ज्यादा काम करना है। सर जब आपने मासलेस बॉक्स का निकाला, थोड़ा ये बता दीजिए। बॉक्स का नहीं एक्स मास है, बॉक्स के अंदर जो टोटल ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको, ये बताओ। इस 2T पॉइंट सर पे लगाना कितना पड़ रहा है। तो 2T लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ इसका मास ये वाला हो गया, 2T में से G हटा दिया है, इस बॉक्स का मास कितना ही हो गया है। पूरे सिस्टम का मतलब जो टोटल मास नहीं बोल रहे हैं इसको, इसको इक्विवेलेंट मास बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल मास तो m1 प्लस m2 है। इट इज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब ये है कि जितना होल्ड करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है वो वही इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है सर, समझ गए. ठीक है ना? ठीक है, और देखो नेक्स्ट। एक ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है। ये वाला एंगल दिया हुआ है सपोज 53 डिग्री। और इसको हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं विथ सम एक्सीलरेशन, और इसके ऊपर ये ब्लॉक ए रखा हुआ है 2 kg। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में ए नॉट such that block A does not slip with respect to wedge. Block A does not slip with respect to wedge. And B part में if
A naught is twice of value found in part A, then normal contact on A and its acceleration with respect to wedge, and its acceleration with respect to wedge. ठीक है, अब देखो क्या लगता है कि वेज को हम कुछ ऐसे एक्सीलरेशन से आगे ले जाएं जिससे 2 kg स्लिप नहीं हो। स्लिप नहीं हो का मतलब ये है कि ना तो नीचे की तरफ स्लिप हो और ना ही ऊपर की तरफ स्लिप हो। तो क्या सोच के लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? सर जितना पॉसिबल है सर। एक्स डायरेक्शन में 2 kg वाला नीचे जाए उतना ही वाई डायरेक्शन में वो आगे आ जाए। हाँ, मतलब कहने का तुम सोच पा रहे हो ना इस चीज को दिमाग में कि हाँ ऐसा पॉसिबल तो है, ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक्सीलरेशन होगा जिससे अगर हम उसको ले जाएं तो ए ना तो नीचे स्लिप होगा और ना ही ऊपर स्लिप होगा। अब अगर उस एक्सीलरेशन से कम एक्सीलरेशन से ले जाओगे तो ये जो ए है वो नीचे की तरफ स्लिप डाउन हो जाएगा, और उससे ज्यादा एक्सीलरेशन से ले जाओगे तो वो ऊपर की तरफ स्लिप होगा ना। तो देखो इसको ट्राई करो और इसको सूडो फोर्स की हेल्प से ट्राई करो। मतलब ये है कि ब्लॉक ए का जब तुम एफबीडी बनाओगे तो ब्लॉक ए का एफबीडी वेज के ऊपर बैठ के बनाओ। देखो करो ट्राई, देख लो इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ए के रिस्पेक्ट में वो स्लिप नहीं हो। तो हम एक काम करते हैं, यहीं इसी वेज पे बैठ जाओ। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक ए है ये उसको रेस्ट पे दिखाई देना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, एफबीडी बनाते हैं, ध्यान से देखना, एफबीडी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब ये बताओ कि वेज जो है वो इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? क्यों भाई? नॉन इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल है, तो नॉन इनर्शियल है तो हमें क्या और करना चाहिए? एक सूडो फोर्स ऐड कर देनी चाहिए अपोजिट ऑफ ए नॉट ठीक है, तो लेफ्ट देखो साइड पे। एन और एम जी तो ऐसे ही दिखाएंगे। एक सूडो फोर्स हम और ऐड कर देंगे, तो सूडो फोर्स कहाँ ऐड कर दो? सूडो फोर्स इधर ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड में। कितना लगाएंगे? एम ए नॉट का। ये बताओ क्लियर है? ये जो एफबीडी बनाई है ए की विद रिस्पेक्ट टू वेज, और हम चाहते हैं कि ये रेस्ट पे हो। तो देखो अब ये फोर्सेस हम बैलेंस तो कहीं भी कर सकते हैं ना। फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लें, हमें परपेंडिकुलर लेना जरूरी है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि along the incline और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इन दोनों डायरेक्शन में बैलेंस कर दें, along the incline एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो ये वाला जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हो गया, और ये वाला जो लाइन है ये along the incline हो गया। परपेंडिकुलर होने चाहिए, बस कंडीशन ये है फोर्सेस बैलेंस करते समय, ठीक है ना। तो अब तुम देखोगे ध्यान से तो ये वाला एंगल 53 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल भी 53 डिग्री है। तो फोर्सेस अगर बैलेंस करोगे तो एम ए नॉट का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? इधर आएगा एम ए नॉट कॉस 53, और एम जी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? तो आएगा एम जी साइन 53। ठीक है, इन दोनों का इधर क्या कंपोनेंट आएगा? तो इधर वाले कंपोनेंट खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तो बैलेंस कर ही लेगा। हमें बैलेंस करने हैं अलोंग वाले, क्योंकि वेज पे बैठ के वो या तो नीचे जाता हुआ नजर आएगा या ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो हमें यही करना है, ना तो नीचे जाने देना है और ना ही ऊपर जाने देना है। तो दोनों तरफ के फोर्सेस बैलेंस करने हैं। ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे कि ब्लॉक ए विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज, ए पार्ट के लिए। ठीक है, तो एट रेस्ट पे तभी हो सकता है जब एम जी साइन 53 इक्वल हो जाए एम ए नॉट कॉस 53 के। तो यहाँ से ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी जी
1053। और ये छोटा सा रिजल्ट है तो तुम याद भी रख सकते हो कि जैसे वेज का एंगल अगर थीटा है तो वेज को अगर हम जी टेन थीटा से आगे ले जा रहे हैं, ध्यान समझना, वेज का एंगल अगर थीटा है और अगर हम उसको जी टेन थीटा से आगे ले जा रहे हैं तो उस पर रखा हुआ ब्लॉक जो है वो ना तो डाउनवर्ड स्लिप होगा और ना ही अपवर्ड स्लिप होगा। ये एक स्पेशल कंडीशन हो जाती है जिसमें उसके ऊपर दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 40/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ कि अगर ए का वैल्यू जो वैल्यू निकाली उससे डबल हो जाए यानी कि कितना हो जाए 80/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बताओ कि कौन सा फोर्स बढ़ जाएगा, mg का कंपोनेंट बढ़ गया या ma नॉट का कंपोनेंट बढ़ गया, कौन ज्यादा हो गया? नॉट ma नॉट वाला ज्यादा हो जाएगा ना। अब ma नॉट वाला ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक किधर की तरफ स्लिप होगा, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लिप होगा। तो अगर ऊपर वो a एक्सीलरेशन से जा रहा है तो लेट इट स्लिप्स with acceleration a up the incline with respect to wedge के रिस्पेक्ट में a एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन यानी ma नॉट cos 53 माइनस mg sin 53 इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से तुम्हें a निकालना है, तो a देखो निकल आएगा, a नॉट की वैल्यू हो गई 80/3, cos 53 की वैल्यू हो गई 3/5 माइनस g की वैल्यू 10 और sin 53 हो गया 4/5। कैलकुलेट कर लो क्या आएगा जो भी है। और नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल तो दोनों ही केस में mg cos 53 प्लस ma नॉट sin 53 के इक्वल बनेगा। वैल्यू रख देना, निकल आएगा। देखो क्लियर है या नहीं बताओ? क्वेश्चंस तुमको बहुत सारे मिलेंगे, इनके एप्लीकेशंस, ठीक है ना, बट जो बेसिक बातें बताई वो दिमाग में रखना। सर हाँ बोलिए बोलिए जल्दी से। सर इसमें ma नॉट समझ में नहीं आया, ma नॉट मतलब इसका डायरेक्शन आपने लेफ्ट हैंड साइड। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? सर मतलब हम्म? जो भी अपोजिट टू द कंडीशन दी हुई एक्सेलरेशन जो हो। नॉन इनर्शियल की है। देख लो जो पॉइंट लिखा है उसी को यूज किया है, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। मतलब सर ये ऑलवेज ऐसे ही होगा। फिर बात तुम ऐसी करने लगते हो कि बिल्कुल ऑलवेज ऐसे ही होगा, का क्या मतलब निकालूं मैं, ये बताओ। अगर राइट साइड में वेज जा रहा होगा, वेज के ऊपर बैठ के एफबीडी बनाओगे तो लेफ्ट साइड में ही लगाओगे। ओके सर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसमें लेक्चर में।